अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्क में जारी सियासी जोड़ तोड़ और जो गर्मा गर्मी है और महंगाई के शोर में बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिन पर उस तरह से शायद बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी दाखिला और खारजा सिक्योरिटी से है। तो इस वक्त किए गए फैसले और जो इनके असरात होंगे ये बड़े दूररस होंगे, लेकिन बात इन पर कम हो रही है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। लिहाजा ये भी वाज़ेह नहीं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत। दुनिया की सियासत बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो बढ़ता हुआ तनाव है वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हमारी मईशत बहुत से हवालों से इन दोनों सुपर पावर्स के साथ जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने जो डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट का ऐलान किया तो रूस और चीन को इसमें मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भी इस समिट का हिस्सा जो है वो नहीं बना। अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक ने 2022 में होने वाली बीजिंग ओलंपिक्स के बाइकआउट का भी ऐलान किया है। ये कुछ हाल की मिसालें हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है जिसकी बिना पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो है वो सर्द जंग की कैफियत, दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो भी बयान कर दी कि पाकिस्तान इस जंग में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। वो मुल्क नहीं चाहता कि जो फंस जाए, जिस तरह हम पिछली बारी हिस्सा बने थे कोल्ड वॉर में। हमने पूरी कोशिश की, जब सऊदी अरेबिया और ईरान का स्टैंड ऑफ था तो हमने अपनी पूरी कोशिश की और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। हम ये भी चाहते हैं कि अब ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, पाकिस्तान ने जिस तरह 1970 में ओपन किया था चाइना अमेरिका के लिए, इसी तरह हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकें। ट्रेड के अंदर कंपटीशन है वो तो हमेशा रही है दुनिया की तारीख में, लेकिन ये उससे आगे उस तरफ ना चले जाए जिस तरफ सोवियत यूनियन और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में थी। हमारे लिए सूरत हाल ये है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चल रहा है। IMF के साथ जो हमारा कर्ज के हसूल का मामला है, कहीं ना कहीं ये सारा इशू भी जो है वो उसी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में सूरत हाल जूं की तूं है, अभी तक वहाँ पर जो है वो हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पाकिस्तान की हुकूमत की जो बात है उसमें ना तो सियासी इत्तफाक राय सामने आया और ना ही सूरत हाल वाज़ेह है कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। फिर इस सब के बीच कश्मीर का मसला भी है और ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं पसे पुष्ट चला गया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बताया कि भारत में जब तक BJP की हुकूमत है उस वक्त तक कोई बात नहीं हो सकती। हमारा सबसे बड़ा मसला एक ही है, सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। हमने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें, वो समझ रहा था कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त। बदकिस्मती से आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था, जो RSS है। इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है हमें किसी किस्म की भी हमारे से नेगोशिएशंस और सही माने में नेगोशिएशंस करते हैं। जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये हमारी बदकिस्मती नहीं है और खास तौर पर कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। जो RSS सेंटर्ड ब्राह्मण आइडियोलॉजी है जो एक्सक्लूड कर रही है, वो कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को एक्सक्लूड कर रही है। ये कभी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। आप कह दें कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। टाइम बताएगा, बहुत मुश्किल वक्त था सामने। थोड़े से भी लोग रेडिकलाइज हो जाए तो हिंदुस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल एनिमीज की। ऐसे वक्त में जब अंदरूनी सियासी लड़ाइयां और महंगाई हमारे सियासी बयानियों पर छाई हुई है, क्या हम अपनी ये जो तरजीहात हैं इनका तयन कर रहे हैं? अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन और भारत के साथ ताल्लुकात की जो नोयत तय करने के लिए अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले क्या हैं? क्या ये फैसले दुरुस्त हैं या नहीं? हमारी खारजा पॉलिसी की जो सिमत है उस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो डिबेट होगी। इन्हीं हवालों से एक बड़ा एस्टीम पैनल आज की इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा देता हूँ, इम्तियाज़ गुल साहब एनालिस्ट हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। एजाज़ चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब आपके वक्त का। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब दिफाई तहक़ीक़ात वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ये
क्योंकि हमें बात करनी है कश्मीर, भारत के साथ ताल्लुकात, अमेरिका, चीन और फिर अफगानिस्तान, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। लिहाजा मगर मैं बात जो है वो शुरू करना चाहता हूँ जो अभी की डेवलपमेंट है, जो अमेरिका के साथ और IMF के साथ हमारे ताल्लुकात की जो है वो बात हो रही है, उससे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर दूसरे मौज़ूआत की जानिब बढ़ेंगे। एजाज चौधरी साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले ये जो वर्चुअल समिट वाली जो बात है, अब इस सारी चीज़ का एक पस मंज़र है, ये फैसला आइसोलेशन में नहीं है और ये फैसला ज़ाहिरी बात है अभी इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो कुछ हो रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है। आपको लगता है हमने ठीक फैसला किया है इस कॉन्फ्रेंस में ना जाने का? जी, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है और मैं समझता हूं कि ये बातचीत तो बड़ी देर से हो रही थी और गौर व फिक्र भी हो रहा था इसके ऊपर। पाकिस्तान ये नहीं कि अमेरिका को कोई स्नब करना चाहता है, बल्कि अगर आप प्रेस रिलीज देखें तो उसमें ये बार बार ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़ी अहमियत के अनहामिल हैं। लेकिन जब आप गौर से देखें तो ये जो समिट बुलाई है ये सियासत के महवर पर घूम रही है, ये वैल्यूज या अकदार के ऊपर नहीं घूम रही। सियासत का पस मंजर इस तरीके से नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक इसमें शामिल नहीं किए गए जिनके साथ अमेरिका की इस वक्त मुसाबका शुरू हो गया है। चीन है, रूस है, इवन तुर्की भी है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक शामिल कर लिए जिनकी जमहूरियत पर बड़े बड़े सख्त सवालिया निशान आगे हुए, जैसे हिंदुस्तान। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान एक ऐसी उसमें शामिल हो जिसमें सियासत की जा रही है? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त ना होता। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक दुरुस्त फैसला किया है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कदर करते हैं, लेकिन अमेरिका की इस सियासत में जो वो चीन, रूस, तुर्की, दूसरे मुल्कों के साथ शायद करना चाहता है उसमें शायद हमें शरीक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा, मगर एक वेरी ब्रीफली जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसको जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पहले ही एक तरह से जो है वो उतार चल रहा है, तो ये क्या कहीं और ताल्लुकात को और खराब तो नहीं कर देगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये हर मुल्क का अपना फैसला होता है। अच्छा। सिर्फ 110-11 मुल्कों को बुलाया है, बाकी तो बुलाई नहीं है। हमें अपने मफाद को देखना होता है जी। मैं ये समझता कि इस तरह के फैसलों से डर के या दब के करना चाहिए। पाकिस्तान एक असूली मौकफ लिया है और आप ये देखें ना कि अगर वहां पे मोदी के साथ खड़े हो अच्छा लगेंगे, जिसकी दुनिया के थिंक टैंक्स अब वो कह रहे हैं कि ये एक इंतखाबी आमरीत है, यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो उन्होंने समिट की है वो उसमें जाना चाहिए था पाकिस्तान को। जी ठीक है। जनरल साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अगर हम बहसे ओवरऑल देखें तो दिफाई नोयत भी रही है, एक पहलू इसका ये भी है, और ये बड़ा जो है वो कई दफ़ा ताल्लुकात में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है। क्या इन दिफाई ताल्लुकात की नोयत भी अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो हमने एक सीटों सेंटों से शुरू हुए थे, क्या वो भी अब बदल गई है? और फिर ये जो ताल्लुकात में उतार है, इसको आप मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो है वो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हमारी मौशी सिक्योरिटी से भी जो है वो जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, सीटों सेंटों से तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत फासला तय हो चुका है। उस नौयत की तो अभी वो बात रही नहीं, और ये भी हम सब जानते हैं, जो बातचीत कर रहे हैं नाज़रीन भी जानते हैं कि जितने भी ताल्लुकात हैं मुल्कों के दरमियान, चाहे वो मुआशी हो या ये पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, वो सारे इन्हिसार उनका जो आपके इंटरेस्ट पर है। जब इंटरेस्ट मुंतबिक होते हैं तो ये ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, करीब हो जाते हैं। जब एजाज साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, एक बात उन्होंने ये कही कि चूंकि इस समिट का ताल्लुक इखलाकियात से नहीं था या किसी असूलों से नहीं था, तो ये तो कभी भी नहीं होता। अगर कभी हुआ हो तो एजाज साहब बैठे हैं, मुझे जरूर बताइए कि जी देखें फलानी समिट जो है उसका बिल्कुल इखलाकियात का तो कोई काम नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये तो सारे इंटरेस्ट की गेम है। अच्छा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस रीजन में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अमेरिका के और हमारे इंटरेस्ट जो है बहुत थिन होंगे, मतलब उनको तलाश करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं किसी से कि जी आप बताइए यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट है, तो ऐसी बातें होंगी जो अमन इंटरेस्ट है या अफगानिस्तान इंटरेस्ट है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान के सिलसिले में भी हमारे इंटरेस्ट क्रॉस करते हैं,
اور ہندوستان کے سلسلے میں بھی ہمارے انٹرسٹ کراس کرتے ہیں. اور پھر ایک بات اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کو انہوں نے پارشل جمہوریت کہا, تو ایک طرف وہ پارشل جمہوریت کہہ رہے ہیں, ٹک کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو بلا بھی رہے ہیں. تو یہ آپ مطلب اس بے عزتی کے بعد آپ جانا چاہ رہے تھے, نہیں جا سکتے تھے. دوسرا, چین ہمارا قریبی دوست ہے اور ہمارے قریبی دوست ہے ترکی وغیرہ, جب ان کو نہیں بلایا تو میرا خیال ان سے بھی مشاورت کی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ فارن آفس کا نہایت درست فیصلہ ہے اور صحیح سمت میں ہے. جی اچھا, امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور کیونکہ یہ فیصلہ ظاہری بات ہے جو میں نے بات کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اثرات ہوں گے, اور پھر دوسرا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ویسے اس میں جو اکنامک سیکیورٹی ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ دیگر ان معاشی اداروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور زیادہ اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی جو اس کے اقتصادی اثرات ہیں, اس لیے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے, ہمیں صرف $1 ارب کی قسط چاہیے تھی, جو $6 ارب کا اگلے 3 سال کا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. اس $1 ارب کی خاطر انہوں نے پاکستان حکومت کے ناک رگڑوا دی ہے. اب دیکھیے کہ ڈالر ابھی انشاءاللہ ان کی بدولت ہو سکتا ہے 200 تک بھی پہنچ جائے, 178-89 تک تو پہنچ گیا ہے. دوسرا, آپ نے دیکھا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیل ہونا تھا $3 ارب کا اور تیل کا, اس میں کتنا ٹائم لگا ہے. جو اس کے اناؤنسمنٹ تھی, اس کا اعلان اور ڈیل ابھی 3-4 دن پہلے اس پہ معاہدے پہ دستخط ہوئے ہیں, وہ بھی بالواسطہ طور پہ جڑا ہوا تھا ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات, اور اس کو انہوں نے کنڈیشنل بظاہر کر دیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو اتنا وسیع پیمانے پہ ٹیکسوں میں کٹوتی اور نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ اس معیشت کو تو واقعی رہن رکھ دیا گیا ہے. اور یہ اس کی وہ ڈائمنشن ہے, اصل ڈائمنشن, جس پہ افغان طالبان نے بھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ بغلے بجاتے تو رہے کہ ہم امریکہ کو ہم نے بھگا دیا ہے, لیکن آئیں گے اور ہم نے حکومت سنبھال لی, لیکن امریکہ نے ان کے $9-9.5 ارب فریز کر کے عملاً اپنے بینکوں کو افغانستان کی بینکنگ سے انٹرنیشنل بینکنگ پہ قدغن لگا دی. تو یہ ہمارے جیسے ملکوں کا یہ المیہ ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے بڑے ایک دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, سیلف ریسپیکٹ کی بنیاد پہ. کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو معیشت کی آپ بھی بات کریں, ہمارے جو معاشی جو سیکیورٹی ہے وہ چین کے ساتھ بھی جڑی ہے, وہ امریکہ کے ساتھ بھی جڑی ہے. ظاہری بات ہے قرضے تو ہم نے ان سے لیے, اور پھر آپ نے گلف کی جو خاص طور پہ سعودیہ اور یہ جو دیگر ملک ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, ان کی جو قرضے کی شرائط. تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں رہ کر جو ہے وہ چلیں؟ دیکھیے دونوں, ہمیں بہرحال اس ملک کو ترجیح تو دینی پڑے گی جس نے پچھلے 5 سال میں یہاں پہ $27-28 ارب انویسٹ کیے ہیں. اچھا, کون سے ملک نے صرف 5 سال کے عرصے میں اتنی رقم پاکستان کو دی ہے؟ بھلے اس کے آپ ریٹ, اس کی جو جس انداز میں وہ لائے گئے ہیں وہ پیسے, اسے قطع نظر 26-27-28 ارب آن پیپر مختلف منصوبوں کی شکل میں وہ ہمیں ملے ہیں. اب اس پہ اگر کوئی رکھنا آیا ہے تو وہ ہماری اپنی حکومتوں کی, ہماری بیوروکریسی کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس وقت رکھنا پڑا ہوا ہے. یہ ویری کوئکلی جنرل صاحب سے ذرا پوچھ لوں, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, یہ آپ نے کیونکہ انٹرسٹ کی بات کی اور آپ نے کہا انٹرسٹ بڑے تھن ہیں, تو کیا یہ جو تعلقات کی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت امریکہ نے طے کرنی ہے یا ہمارا بھی اس میں کوئی فیصلہ ہوگا یا ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فیصلہ تو شیر نے کرنا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ جو شکایت ہے اس نے بھی اپنے متعلق سوچنا ہوتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے یہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ یہ اس قسم کا اعلان کرے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. بننا نہیں چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہترین ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ کسی بلاک کا حصہ نہ بنیں. آج کل ویسے بھی ملٹری بلاکس کے بجائے آپ کو پتا ہے ریجنز کی معاملہ ہے, زیادہ تر اکنامک ریجنز بنتے ہیں, اکنامک الائنسز بنتی ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں کہ امریکہ نے آج تک ہمارے ساتھ کیا کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرتی طور پر اور معاشی طور پہ ہم بہت جڑے ہوئے ہیں, بلکہ کھبے ہوئے ہیں وہاں پر. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیسے درخت جڑ سے اکھڑتا ہے نا, وہ اکھڑ نہیں پا رہا, اور اکھاڑنے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے وہ ہمیں دھکا دے رہے ہیں اور بار بار ذلیل بھی کرتے ہیں اور ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, پھر بھی اگر ہم اسی طرف جانے کی کوشش کریں تو میرا خیال بڑا مشکل ہو جائے گا. چین کی جو اور ہماری دوستی کا جو ہسٹری ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو ہسٹری ہے, ان کا اگر ہم مقابلہ کریں, تقابلہ کریں, ویسے بھی
امریکہ جس طریقے سے ملکوں میں انٹرفیئر کرتا ہے, رجیم چینجز لے کر آتا ہے, اور چین نے اس قسم کی کوئی ابھی تک بات نہیں کی ہے, تو ہمارے لیے آپشنز کافی کلیئر ہیں. آلدو جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, ایف اے ٹی ایف کی بات کی, ورلڈ بینک کی بات کی, یہ چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا نا کہ ہر سال کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہوتے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے, تو ہمیں جڑے رہنا چاہیے تھا, آگے چلتے رہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ٹائم از اپ. ہم ان کو صاف ظاہر ہے بٹن تو نہیں کھول سکتے, کوئی ایسا بڑک تو نہیں مار سکتے, بٹ ہمیں ابھی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اس ریجن میں ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اکیلے اس سمندر میں ہمیں کوئی نہ کوئی کھا جائے گا. بٹ سر یہ تو ہم نے پیراڈائم شفٹ کی پہلے بھی بات ہوتی رہی, لیکن اس کے باوجود یہ جو ایف اے ٹی ایف, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں, یہ اس طرح سے ہمارے لیے ابھی بھی مشکلات پیدا کرے. بٹ میں بریک پر جانا ہے, لیکن اعزاز چودھری صاحب یہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات والا معاملہ ہے, اس پر مجھے آپ کا بریف کامنٹ چاہیے کہ یہ جو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, کیا ہمارے لیے ممکن ہوگا, اور پھر جو ہے وہ اس کا ہم اپنی ڈپلومیسی میں بھی جو ہے وہ اظہار کر سکیں اپنی کمزور معیشت کے ساتھ, کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے تو آپ کی خارجہ پالیسی کی آپشنز جو ہیں سکڑ جاتی ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محدود آپشنز میں بھی یہ درست بات ہے کہ پاکستان کو کسی قسم کے بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم نے جب لاسٹ ٹائم بلاک کا حصہ بنے تھے تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کتنے غوطے کھائے تھے ہم نے اس تلاطم میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی یہ درست بات ہے کہ ہمیں بالکل بلاک. میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ایک چین کے ساتھ تو ہماری دوستی جو ہے نا وہ نان نیگوشیبل ہے, یقیناً ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ دشمنی پال لیں. اس کی کوئی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ جو ہے ابھی بھی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے سٹیکس جو ہیں, اسپیشلی اکنامک سٹیکس, پاکستان کے اندر بلڈ کرنے چاہیے. اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے, اور ہمیں خام خواہ کا ایک یعنی اعلان جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم دونوں ملکوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے, میں ایک بریک پر جا رہا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو دو معاملات ہیں, ایک افغانستان اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات اور اس کی جو سیکیورٹی ڈائمنشن ہے, وہ پہلو ہے, اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. اور پھر بھارت اور کشمیر والا معاملہ جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے, اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. اس بریک کے بعد میں آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور معاملہ, کیونکہ جو انٹرسٹ کی بات ہوئی افغانستان والا ضرور جڑا ہوا ہے, لیکن اس معاملے پر جو ہے وہ آگے کیا ہماری توقعات کے مطابق وہ معاملہ آگے بڑھا ہے یا نہیں, اور پھر جو یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات والی بات ہے, اس پر جو ہے وہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. امتیاز گل صاحب, یہ دونوں ایشوز کو اگر ہم سامنے رکھیں, افغانستان فرسٹ, کیا افغانستان کے اوپر جو ترجیحات کا تعین ہم نے کیا تھا, کیا وہ ترجیحات اس کے مطابق یہ معاملہ آگے بڑھا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو آؤٹ کم ہے, یعنی افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہماری توقعات تھی, شاید اس کے لیے کام بھی کیا گیا, کیونکہ ہمارا 2560 کلومیٹر بارڈر ہے اور ہمیں ہر صورت میں اس اتنے قریبی رشتے کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ ہماری پالیسی کیا ہو. ابتدا سے پاکستان امریکہ کو کہتا رہا ہے, دوسرے یورپی ملکوں کو بھی, کہ آپ جنگ کے ذریعے آپ یہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اب بھی جو پاکستان کہہ رہا ہے, جو ایڈوکیٹ جتنا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے, وہ بھی مقامی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے, اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ یا یورپی ممالک جو شرائط رکھ رہے ہیں, کبھی ایک شرط کبھی دوسری شرط, آپ یہ شرائط ایک ایسے ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں جو پسماندہ ہے, جنگ زدہ ہے, انتہائی قدامت پسند اور قبائلی معاشرہ ہے. ان کے ساتھ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں, انہی کی اپنی روایات کے مطابق ان سے ڈیل کرنا چاہیے, اور رفتہ رفتہ بتدریج انداز میں ان سے اپنے مطالبے آپ منوائیں, نہ کہ ان سے وہ کام کہے جو کہ روس نے افغانستان میں کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے جواب میں پھر یہ تمام اپوزیشن مجاہدین ایمرج ہوئی تھی. روس نے یہ کیا تھا ببر کارمل کو کہ آپ خواتین کے لیے تعلیم کو عام کر دیں, اپنی لڑکیوں کے لیے تعلیم لازمی کر دی تھی, جس کے نتیجے میں پہلا ایک ریاکشن آیا تھا.
अब वही काम ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अमरीकी और यूरोपीय दोस्त, इससे उनको गुरेज करना चाहिए। और पाकिस्तान मेरा ख्याल इस लिहाज से अपने जो कुछ आपको लगता है कि हम तैयार हैं हमारी तरजीहात के साथ, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात हो रही है, तो क्या हम इसके लिए जो है वो हम तैयार हैं? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखें वो पाकिस्तान ने हल नहीं करना है, वो तो जब तक, मगर उसके असरात तो हम पर होंगे कि उसके अगर असरात आपके बॉर्डर पर जो है वो लोग आ जाते हैं। वो तो पहले जिन्होंने आना था वो आ गए हैं। अच्छा, और देखिए अफगानिस्तान एक ज़रई मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, तो कोई ऐसा भूख से नहीं मरेगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ज़रूर है, अलबत्ता अब यूरोपीय ममालिक भी बार बार कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी बार बार कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के फ़ंड हैं वो रिलीज़ करें, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान की बैनुल-अक़वामी बैंकिंग से है। जब तक उनके फंड्स रिलीज़ नहीं होते उस वक्त तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत या उसके जो कारोबारी हजरात हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बैनुल-अक़वामी कारोबार नहीं कर सकते। ये बार बार पाकिस्तान का मुतालबा है। एजाज चौधरी साहब, ये सूरत हाल आपको आगे की निकलती हुई नजर आ रही है, ये अफगानिस्तान से जो जुड़ी हुई है, और फिर क्या हम इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो आ जाता है कि जिसके असरात हमारे मुल्क पर भी पड़ना शुरू हो जाए? देखिए, कल हमारे यहाँ इस्लामाबाद कनक्लेव हुआ, आज भी था। आज सदर साहब ने क्लोजिंग की, वजीर आजम साहब ने कल ओपन किया इंस्टीट्यूट में। उसमें एक पूरा वर्किंग सेशन हमने रखा हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, और 2 अमेरिका के थिंक टैंक के लोग भी थे। तो मॉडरेटर ने उनसे बार बार ये पूछा कि आपको क्या ये नजर नहीं आ रहा कि आप अफगानिस्तान को फेल करना चाहते हैं या कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फेल करना चाहते हैं तो यहां तो दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। और तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जी हमारी दाखिली सियासत, अमेरिका की दाखिली सियासत ऐसी हालत में आ गई है कि जिसमें वो तालिबान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो नतीजा ये हो रहा है कि 2 किस्म के क्राइसिस वहां पे जन्म ले रहे हैं। एक तो जो आपने कहा इंसानी अलमिया यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि हमें उसका ज्यादा इल्म नहीं है। अगरचा यूनाइटेड नेशंस वाले तो ये कह रहे हैं कि भूख से पता नहीं 80-90% लोग मुतासर होंगे। इम्तियाज गुल साहब कह रहे हैं ज़राई मुल्क है तो शायद ना हो, लेकिन इसमें 2 राय नहीं है कि वहां पे बेतहाशा इस वक्त जरूरत है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हल करने की। दूसरा इशू है इकोनॉमिक कोलैप्स का, इसकी बड़ी बात हुई हमारे उस सेशन में, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वहां पे किसी बैंक के साथ कोई डील नहीं कर सकता, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मुल्क किसी मुल्क अफगानिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा सोचने की बात है कि पूरे के पूरा खित्ता, मैं समझता हूं पूरी दुनिया मुतासर होगी, सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा। अच्छा, इसलिए मगर एजाज चौधरी साहब, जो हमारी देखिए हमारी कुछ तरजीहात थी, हमारी कोशिश थी कि एक ब्रिज का किरदार, हम एक पुल का किरदार अदा करें सारे सूरत हाल में, और एक अफगानिस्तान के अंदर अगर एक ट्रांजिशन होनी है तो उस ट्रांजिशन में पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे। क्या हमें वही किरदार अभी भी जो है वो अदा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ और भी फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? अब जबकि ये बाहर बड़ा वाज़ेह हो गया कि शायद ये जो हुकूमत तस्लीम करने की बात है ये कोई मुस्तकबिल करीब में होती हुई नजर नहीं आ रही। जी देखें, 1-2 फैसलों के ऊपर तो पाकिस्तान बड़ी मेरे ख्याल में वजाहत के साथ आ गया है कि अफगानिस्तान एक आजाद सॉवरेन मुल्क है और उस तरीके से उसको रहना चाहिए, और जो भी वहां पे हुकूमत करेगा पाकिस्तान उसके साथ डील करेगा। आज तालिबान एक हकीकत है, सियासी हकीकत है, जिसके साथ पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को डील करना चाहिए। अब रह गया कि भाई इनको रिकग्नाइज करना या नहीं करना। उसके 2 पहलू हैं, एक सियासी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अच्छा, कानूनी पहलू का अगर मैं लूं तो 1267 रिजीम के तहत वो अभी भी अलाइव है और किकिंग है। तमाम मुल्कों के जो कौमी कवानीन है वो 1267 के तहत आप तालिबान से कोई एंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी अदर देन पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो इस वजह से कोई ट्रांजैक्शन भी मुमकिन नहीं हो पा रही है। दूसरी है सियासी वजह, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ये चाहते हैं कि तालिबान अपने कुछ वादे पूरे करें, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से या खवातीन के हकूक के हवाले से या दूसरे तीसरे एंटी टेररिज्म के हवाले से। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान रीजनल अप्रोच फॉलो कर रहा है कि तमाम रीजन अगर मिलके करेगा
तो अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। मुझे पता है कि कुछ लोगों पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आज आप कर लें क्योंकि कल को हिंदुस्तान या कोई और कर लेगा तो आप पीछे रह जाएंगे। मैं इस मंतक से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं पाकिस्तान की जो रीजनल अप्रोच है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इससे अफगानिस्तान पे भी दबाव नहीं आएगा और पाकिस्तान पे भी दबाव नहीं आएगा। जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, इससे एक जुड़ा हुआ इशू और जाहिर बात है उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो हमारी सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ा है, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात वाला मामला। अभी कुछ हालिया डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये मामला भी वाज़े नहीं है कि कहाँ जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ वाज़े होगी कि ये जो तालिबान हुकूमत है इसका जो किरदार है वो भी जो है वो फैसिलिटेटर का है या वो गारंटर का जो है वो इसके अंदर किरदार अदा करें। क्या इस मामले पर जो सियासी इत्तेफाक राय की तो हमने बात की थी कि इस पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और क्या इस पर हमारी तरजीहात वाज़े हैं कि हमने जो है वो इस मसले का हल जो टीटीपी वाला मसला है इसका क्या करना है? जी, अगर आप इजाजत दो मैं एक दो जुमले वो जो पीछे आपकी बहस चल रही थी उस पर कह दूं। देखें, जो 20 साल में जो माशरती तोड़ फोड़, जो सियासी तोड़ फोड़, जो मुआशी तोड़ फोड़ हुई है वो अभी चंद महीनों में तो ठीक होने की नहीं है। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि ईमान वो है जो आप करते हैं, वो नहीं है जो आप कहते हैं। तो आप ये अमेरिका के किस दाव में आए हुए हैं कि आप समझते हैं कि अमेरिका वहां पर कोई इंसानी अलमिये को खत्म करना चाहता है या वहां पर कोई अच्छाई चाहता है? मैं तो हैरान हूं इस बात पर, जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये अमेरिका की वजह से हल होगा। अरे भाई, 20 साल तक वो लड़ते रहे, यहां से जाना नहीं चाह रहे थे, उनको जाना पड़ा। अभी वो पूरी कोशिश करेंगे दूर रह कर के ये रजीम कोलैप्स हो। तो जो इस रजीम को कोलैप्स करना चाह रहा है उसी से आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो इसको ठीक करेगा। तो मैं एक जुमला कहता जाऊं फिर मैं उस तरफ आता हूं। अमेरिका पहले हारा है यहाँ पर, फिजिकली कैनेटिकली यहाँ पर हारा है, अब वो यहाँ से मॉरली हारने जा रहा है। आप देखेंगे एक और राउंड वो जो भी लगा रहा है, उनको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, वो मॉरली भी हारेगा। और इंशाल्लाह कभी अफगानिस्तान भूखा नहीं मरेगा जब तक पाकिस्तान में कहत नहीं आता, और पाकिस्तान में अभी तक इस किस्म के कोई इम्कानात नहीं है। उनको अपनी सब्सिस्टेंस के लिए इतनी ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है जितनी हमें है। हम अंदाजे लगाते हैं कि क्योंकि हमें मदद ना मिले तो हम मारे जाते हैं, तो उनको ना मिली वो मारे जाएंगे। वो मेरा ख्याल जरा मुख्तलिफ मुल्क है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हम आते हैं जो आपने बात की है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो हमें नजर आ रहा है ना एक किस्म का इबहाम कि भी ये बातचीत क्या है, किस तरफ जा रही है, इसकी वजह यह है कि तमाम लोग बातचीत पर रजामंद नहीं है। मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अंदर अंदर से जब कोई इस किस्म की आप वीडियो देख लेते हैं कि फलाना बंदा उधर खड़ा होकर ये बात कर रहा है और ये बात कर रहा है, तो ये सारा एक इबहाम है। और चूंकि इसको ज्यादा ओपन नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा डे टू डे या वीक टू वीक कि असल बात हो क्या रही है, इसलिए हम लोग आप लोग इसके ऊपर सही तज्जिया करने के हक में नहीं है, मतलब इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक खबर जो आज थोड़ी देर पहले मैंने सुनी है, बहुत सारे खानदान अफगानिस्तान से, शुमाली वजीरिस्तान से जो गए थे नकल मकानी करके इसी प्रेशर में, वो वापस आए हैं और हमारे किसी वजीर ने बाकायदा उनका इस्तकबाल किया है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पेशरफ्त हो भी रही है। तो बात यह है कि अगर ना भी ये कामयाब हो तो हुज्जत तो पूरी हो जाएगी ना। किन के लिए हुज्जत पूरी हो जाएगी? अफगान तालिबान के लिए हुज्जत पूरी हो जाएगी जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप बात करें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के लिए हुज्जत पूरी हो जाएगी जो कि अफगान तालिबान के कहने पर या उनके वो जो मदद कर रहे हैं उसकी वजह से बातचीत हो रही। मेरा ख्याल ये है कि चीजें बिल्कुल सही जा रही हैं, सही सिमत में जा रही हैं। अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक वापस आते हैं तो फिर आकर ये कश्मीर और भारत के साथ हमारे जो मामलात हैं ये किस रुख जा रहे हैं इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात हैं उन पर बात हो रही थी, लेकिन इस सब के बीच जो है वो ऐसा लगता है कि जो कश्मीर का मसला है वो कहीं पसे पुश चला गया है। कुछ हमारे अपने सियासी बयानियों से भी जो है वो हट गया। पिछले हमने बहुत फोकस देखा मौजूदा हुकूमत का भी यहाँ पर जो है वो, जब से 5 अगस्त वाला जो है वो भारतीय इक़दाम सामने आया तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है वो बात होती रही।
इम्तियाज गुल साहब, आपको भी लगता है ये कि क्या ये कश्मीर जो है वो ये पसे पुश चला गया, या फिर अभी ये उन मसलों में जिस तरह से होता है कि कुछ एक फेज ऐसा आता है कि जब सूरत हाल जूं की तूं रहती है और उसके अंदर जो है वो कोई तब्दीली नहीं आती? मेरा ख्याल है मसला पसे पुश चला गया है और रफ्ता रफ्ता ये मज़ीद पसे पुश जाता रहेगा, इसलिए कि पाकिस्तान और इसके हम ख्याल जो ममालिक हैं उनके इख्तियार से ये बात जा चुकी है। और वो इस वजह से कि भारत ने जो कुछ भी किया है 5 अगस्त 2019 में, किसी एक मुल्क ने सिवाय चीन के उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। और चूंकि भारत तुर्की ने की बात इस तरह से जो, लेकिन तुर्की को आपने देखा ना, अमेरिका ने इस डेमोक्रेसी समिट में बुलाया भी नहीं है, उसको दावत भी नहीं दी। लिहाजा हमारा जो हल्का है, चाहे वो ईरान है, तुर्की है, रूस है, चीन है, इन तुर्की के अलावा और चीन के अलावा किसी मुल्क ने इस मसले पे नहीं है। लेकिन हमें, मेरा ख्याल है इस वक्त जो अब पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो कश्मीर वो वाला हिस्सा जिसके लिए हम इतना शोर मचा रहे हैं वो ना कभी हमारे पास था ना कभी हमारे पास आएगा। मुझे इस हवाले से कोई गलतफहमी नहीं है। मेरा ख्याल है हमें जो हमारे पास जो हिस्सा है उसको हम मुकम्मल आईनी तौर पे चलाने की अगर कोशिश करें, जमहूरी तौर पे चलाने की कोशिश करें, एक मॉडल कश्मीर के तौर पे गवर्नेंस मॉडल वहाँ पे करें, ताकि दुनिया को दिखा सकें कि ये एक आज़ाद खित्ता है, वाकई आज़ाद कश्मीर है और हमने इसको मुकम्मल आज़ादी दे के उसकी गवर्नेंस को बेहतर बनाया, बजाय इसके कि वहाँ पे आप लोगों को, मनपसंद लोगों को वहाँ लगाते रहें, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा तवज्जो अंदरूनी मामलात पे देनी होगी। तो इस कश्मीर के साथ जो आपको लगता है कि हमें लीड करना चाहिए? बिल्कुल। मैं एजाज चौधरी साहब, हमारी जारी बात है क्योंकि वजीर आजम की मैं एक स्टेटमेंट हमने शुरू में सुनवाई भी, अब एक तवक्को थी पाकिस्तान की हुकूमत की भी और पाकिस्तान की रियासत की भी, ये पहले भी रही है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो भारत इस मसले को हल करने में इंटरेस्टेड होगा और बीजेपी की इलेक्टोरल विक्ट्री को भी जो है वो कहीं ना कहीं पर ये समझा गया कि शायद हो सकता है कि अब इनके पास जो है ये इस पोजीशन में है कि कश्मीर के ऊपर जो है वो कुछ बात कर सकें। और कल वजीर आजम ने कहा कि जब तक ये बीजेपी की हुकूमत है तो तब तक तो कोई बात नहीं हो सकती। तो ये आपको चेंज ये इन 5-6 सालों में जो है वो, ये चंद सालों में, एक्चुअली 5-6 साल तो ज्यादा है, मगर ये 2-3 सालों के अंदर ये तब्दीली जो है वो, इसकी क्या वजह क्या लगती है? और फिर दूसरा, क्या वाकई जो है वो बीजेपी की हुकूमत के साथ जब तक ये है कोई बात नहीं हो सकती किसी भी इशू पर पाकिस्तान और भारत में? देखिए, यही हमारे इंस्टीट्यूट में वजीर आजम जब बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमने जब कोशिश की उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने की, तो उन्होंने इसको हमारी कमजोरी से ताबीर किया। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि चूंकि जिस फलसफे पे बीजेपी की गवर्नमेंट जो आरएसएस की फिलॉसफी पे चल रही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है, इस वजह से वो, इनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत में संजीदा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, यहाँ का जनूबी एशिया का जो अमन है वो सही नहीं हो सकेगा। तो कश्मीर का मसला, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो कश्मीरियों ने लड़नी है। और मेरा ख्याल है 70-74 साल में ये आज़ादी का शोला उन्होंने जला रखा है और हिंदुस्तान को समझ आ जानी चाहिए कि ये इस शोले को बुझाया नहीं जा सकता। और इस वजह से वो जितना मर्जी जोर लगा दें, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। एक नस्ल से दूसरी, दूसरी से तीसरी में आ गया है, तो कश्मीरियों ने उसको जिंदा रखना है। बाकी मैं इम्तियाज गुल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का है और एजेके है, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि उनके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान को तो पाकिस्तान का एक बुरी हिस्सा बना लेना चाहिए एक सूबे के तौर पर, और वहां पे आप रेफरेंडम कराएं। मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि आप वहां पे रेफरेंडम कराएं दोनों जगह पर और पाकिस्तान के अंदर उनको जम करें। हिंदुस्तान के ऊपर फिर प्रेशर रहेगा कि उन्होंने अपनी जो यूएन की काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो क्यों नहीं की। अच्छा, चले आपसे फिर किसी दिन लंबी बहस करेंगे कि फिर पाकिस्तान के, चले ठीक, फिर के पाकिस्तान के जो
जो केस है उसका क्या बनेगा, जो मुकदमा कश्मीर हमारा है फिर उस पर क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन मैं अब जरा क्योंकि इस बहस को समेटना है, मैं जनरल साहब आपसे जरा इस पर जो है वो कमेंट चाहता हूँ। क्या वाकई ये पसे पुष्ट चला गया मसला कश्मीर? इससे पहले देखिए एक चीज मुझे और जरूर जो सवाल जरा सुन लीजिए, वो ये कि एजाज चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, इम्तियाज गुल साहब भी बात कर रहे हैं कि हमने ये समझा या हमने ये अंदाजा लगाया। क्या हम मतलब इतना फोर्स ही नहीं कर सके कि हम जहां पर जो है वो समझ रहे हैं जी, इससे पहले तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो अगले क्या सोच रहे हैं? इससे पहले कि एजाज साहब चले जाए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जरूर सुनकर जाएं। एक तो ये कि ये जो तवक्को लगाई हुई थी हिंदुस्तान से, ये किस बुनियाद पर थी? कोई हिस्टोरिकल बुनियाद पर थी या किसी मतलब अच्छा खासा 47 से लेकर अब तक का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने है। जब भी उनको तकलीफ पहुंची है उन्होंने हमसे बात की है, जब भी उनकी तकलीफ खत्म हुई है उन्होंने कभी बात नहीं की। दो बातों पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है। एक तो जो एजाज साहब ने कहा कि अब ये कश्मीरियों का मसला है, हालांकि बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान का मसला है। और दूसरी बात, जब इम्तियाज गुल साहब कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, मैं बहुत हैरान हूं उनकी इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में 90% से ज्यादा कश्मीरी मुतनफर हैं और उसके ऊपर जबरदस्ती वहां पर कब्जा किया हुआ है। और हम जो कि उनके दाई हैं, जिनका हमारा अपना मसला है, जो उनके साथ खड़े होने का जिनका हक बनता था, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि दोनों भाइयों ने की है। हैरत के अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बात यह है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है सियासी तौर पर और मुख्तलिफ तरीके से मिलिट्री तौर पर, और हम हर जगह जो है ना वो पैसिविटी शो कर रहे हैं। इससे पहले भी तो आखिर हम जिंदा थे, जहां तक भी तो हम रहे हैं, हम उनको आंखों में आंखें डाल के लड़ते रहे हैं, करते रहे हैं। हमें कश्मीर हमारा मसला है, कश्मीरियों का मसला नहीं है, और सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है। हमें उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, हर तरीके से करनी चाहिए। ये फौजकशी तो नहीं कर सकते ना जी, पाकिस्तान का मसला है और हिंदुस्तान का मसला है। इतने बड़े ब्यूरोक्रेट का ये कहना कि ये कश्मीरियों का मसला है, बड़ी हैरत हुई है मुझे। चले वन लाइनर रिस्पांस एजाज चौधरी साहब और इम्तियाज साहब दे लें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जी हाँ मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कश्मीरियों का मसला है। मैंने ये कहा है कि कश्मीर में जो आजादी की जदोजहद है वो कश्मीरियों ने अपने खून से जिंदा रखी हुई है। पाकिस्तान तो उनका साथ दे रहा है और देता रहेगा। और हम भी, मेरा ख्याल है हमारी फौजी और जो सियासी क़यादत वही कह रही है कि ये तो कश्मीरियों का आपस का मामला है, वहां पे जद्दोजहद आजादी चल रही है और हम उसकी सपोर्ट करते रहेंगे। सर इस पर हमारी तरजीहात क्या है, हमने फैसले लेने हैं, ये भी मेरा ख्याल है ये इन तमाम हवालों से जिस पर आज हमने अपनी हैसियत के मुताबिक प्रोग्राम में जो है वो बात की है। बहरहाल ये ऐसे इश्यूज से जिन पर बात करना जरूरी है। आज के प्रोग्राम मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।